एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर हमारा 5 है सीटेट के लिए, है ना। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक एक लाइन एक एक शब्द को पढ़ रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको क्या कर रहे हैं, बोर्ड पर हम लिख कर उसको याद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से चैप्टर 5 आज हमारा है, ठीक है। चैप्टर 5 को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको फिर से मैंने क्या करना है, हमको अलग से नोट्स में लिख लेंगे, ठीक है। तो पढ़ना प्रारंभ करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा अध्याय 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो यहां पर लिखेंगे अध्याय 5 हमारा क्या है, राज्य। इसमें क्या क्या पढ़ना, पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। एक प्राचीन गणराज्य, गणराज्य, ठीक है। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, ये हमारा चैप्टर का नाम है। चैप्टर हमारा कौन सा है, 5। इसको हमें आज पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें हम समझेंगे कि इसके पहले जो हम चैप्टर 4 में पढ़े थे उसमें क्या चीजें थी, ओके। उसके बाद इसको जोड़ते हुए हम चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे जो राज्य, राजा एवं गणराज्य है। तो राजा के विषय में पढ़ेंगे, किसके विषय में पढ़ेंगे, राजा के विषय में पढ़ेंगे। यानी पहले के राजा कैसे होते थे ऋग्वैदिक एज में, जो चैप्टर हम 4 में पढ़े थे। इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे यहां पर जो राजा हैं वो कैसे राजा हैं, ठीक है, ठीक है। पहले के राजा क्या थे, टैक्स नहीं लेते थे, आपने पीछे पढ़ा था ना, कर नहीं लेते थे, सेना नहीं रखते थे, ठीक है। तो वो जन के राजा होते थे। किसके राजा होते थे, जन के। यहां पर जो राजा होंगे किसके राजा होंगे, जनपद के राजा होंगे। किसके, जनपद के राजा होंगे, ठीक है। तो जनपद के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जनपद, कई जनपद को मिलाकर एक महाजनपद बनता है। क्या बनता है, एक महाजनपद। तो 16 महाजनपद के विषय में पढ़ेंगे, ओके, महाजनपद, ठीक है। अब देखो पहले एक जो जनपद है इसमें राजा क्या करता है, अलग अलग प्रकार का यज्ञ करता है। अलग अलग प्रकार क्या करता है, यज्ञ करता है, जिसमें एक यज्ञ महत्वपूर्ण है। उस यज्ञ को भी समझेंगे वह यज्ञ क्या है, ठीक है, और कौन लोग कराते थे। तो कौन सा यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ, ठीक है ना। ये यज्ञ को भी समझेंगे, ठीक है। उसके बाद महाजनपद में अगर हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, महाजनपद में अलग अलग सिक्कों के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें एक आहत सिक्के के विषय में पढ़ेंगे। सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है, आहत सिक्का, ठीक है। सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है, आहत सिक्का। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो हम इसको याद रखेंगे। सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है, आहत सिक्का के विषय में पढ़ेंगे। इसका शेप कैसा होता था, किस समय की बात है जब आहत सिक्का का लोग प्रयोग करते थे, ठीक है। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, इसमें 16 महाजनपदों के विषय में पढ़ेंगे। 16 महाजनपद के विषय में हमको जानकारी कहां से मिलती है उसको पढ़ेंगे, ठीक है, महाजनपद, ठीक है। इसी में हमको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जनपद पढ़ना है, महाजनपद पढ़ना है, वर्ण व्यवस्था भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को भी पढ़ना है, ठीक है। यानी जो भारत में वर्ण व्यवस्था थी पहले, ठीक है, कितने प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी, यानी वर्ण व्यवस्था कैसे थी, 4 भागों में विभाजित किया गया था समाज के आधार पर। कैसे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। इसके विषय में पढ़ेंगे डिटेल में, क्या किसके कार्य होते थे, कब इस प्रकार की चीजें हुई, है ना। इनको हम समझेंगे वर्ण व्यवस्था में, ठीक है। और साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे हम, लास्ट पॉइंट इसमें पढ़ेंगे जो 16 महाजनपद हैं उसमें 2 जो महाजनपद थे जो शक्तिशाली राजाओं के द्वारा शक्तिशाली राजा वहां पर शासन करते थे। एक है मगध और दूसरा क्या है, वज्जी, ठीक है। एक कौन सा है, मगध है, दूसरा कौन सा है, वज्जी। इन दोनों महाजनपदों के विषय में थोड़ा डिटेल से समझेंगे, ओके। दूसरा है वज्जी, ठीक है। एक क्या है आपका मगध, दूसरा क्या है वज्जी। इन महाजनपद के विषय में पढ़ेंगे, समझेंगे। साथ ही साथ मगध जनपद का जो राजा था उसके विषय में चैप्टर 7 में भी पढ़ेंगे, ओके, अशोक के विषय में।
ठीक है, तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, चैप्टर में क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ इंट्रोडक्शन से प्रारंभ करेंगे समझना। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर हमारा 5। ओके, चैप्टर का नेम क्या है, राज, राजा और एक गणराज। ठीक है, प्राचीन गणराज। अगर इसको समझेंगे तो राज्य का मतलब एक कोई निश्चित भूभाग जहां पर कुछ लोग रहते हो। ठीक है, राजा का मतलब वहां कोई व्यक्ति शासन करेगा, वो राजा हो गया। ठीक है, और एक प्राचीन गणराज, गणराज का मतलब ये होता है जहां पर राजा या वहां का सर्वोच्च व्यक्ति वंशानुगत ना हो। जहां पर राजतंत्र होता है वहां पर गणराज नहीं होता है। जहां पर जो शासक है, जो बड़े स्तर पर शासन करने वाला व्यक्ति है, वो किसी व्यक्ति द्वारा चुना जाए या जनता द्वारा चुना जाता है, उसे गणराज कहा जाता है। तो आपने पढ़ा था ऋग वैदिक काल में जो लोग थे, जो राजा थे, जो व्यक्ति कुशल हो और जो साहसी हो, उसी को राजा बनाया जाता था। ठीक है, तो यानी पहले क्या था, प्राचीन गणराज था, उसको पढ़ना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा पीछे जाकर, यहाँ पर जनपद को पढ़ना है, तो इसके पीछे हम जन को पढ़ेंगे। ठीक है, जन की एक राजा होते थे, जन मतलब कुछ लोगों का समूह, कुछ कबीलों का समूह। ठीक है, जन कहलाता था। ऐसे बहुत सारे जन जब बनते गए तो एक जनपद बन गया। ठीक है, जनपद में राजा क्या करता, अश्वमेध यज्ञ कराता। ठीक है, और कई जनपदों से मिलकर क्या बन जाता, महाजनपद। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है 16 महाजनपद है। ठीक है, 16 महाजनपद के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें 2 महाजनपद बहुत महत्वपूर्ण है, एक क्या है, मगध और वाजी, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, 16 महाजनपदों में 8 सिक्के मिले हैं। 8 सिक्का जो है सबसे प्राचीन सिक्का है, इसके विषय में समझेंगे। और 16 महाजनपद के विषय में डिटेल समझेंगे। यहाँ के लोग टैक्स देते थे, तो किन किन चीजों पर टैक्स देते थे, इसको भी समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर कृषि व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर समझेंगे। साथ ही साथ इसमें वर्ण व्यवस्था की बात की गई है। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था को भी समझेंगे, जिसमें 4 प्रकार के वर्ण को समझेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, इन वर्णों के कार्य क्या थे। ठीक है, इन वर्णों के क्या कार्य थे, और इन वर्णों में कौन कौन लोग यज्ञ कर सकते थे या अनुष्ठान कर सकते थे, और कौन यज्ञ या अनुष्ठान नहीं कर सकता था। ठीक है, साथ ही साथ मगध और वज्जी को पढ़ना ही है। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। बताओ यहां तक स्पष्ट है। अब इसके बाद हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ओके, तो क्या करेंगे, हम इसमें एक एक शब्द को पढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा उसको क्या करेंगे, बोर्ड पर लिखते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नेम क्या है, कुछ लोग शासक कैसे बने। ठीक है, वर्तमान की बात करेंगे। लगभग 70 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। ओके, 70 वर्षों से हमारा जो शासक हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका चुनाव हम कैसे करते हैं, मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत समय पहले लोग शासक कैसे बनते थे। क्वेश्चन है, बहुत समय पहले लोग शासक कैसे बनते थे। बहुत समय का मतलब ये है आज से लगभग 2000-3000 वर्ष पहले शासक कैसे बनते थे, है ना। थे पीछे पढ़ चुके ना, चैप्टर 4 में पढ़ लिए हैं कि राजा कैसे चुने जाते थे, जन द्वारा। पीछे हम पढ़ चुके हैं जो राजा हैं वो कैसे बनते थे, जन द्वारा चुने जाते थे। जन मतलब कुछ लोगों का समूह। जन मतलब क्या, कुछ लोगों का समूह, कुछ लोगों का समूह। बताओ स्पष्ट है। ये पॉइंट याद रखेंगे, जन का मतलब क्या है, कुछ लोगों का समूह। तो यानी पहले बताया गया है कि राजा कैसे बनते थे, कुछ लोगों द्वारा चुने जाते थे। आगे क्या बोला गया है, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन हुए। राजा बनने की प्रक्रिया में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ को आयोजित किया करते थे, जिसके बाद क्या होने लगा, बड़े जनपद दिखाई देने लगे। ओके, तो इसको हम लिख कर समझेंगे। इसके पहले हम क्या पढ़ चुके हैं कि आपने पढ़ा ऋग्वैदिक एज पढ़ा आपने ना, बोलो। ऋग्वेद में या ऋग्वैदिक एज में आपने पढ़ा है। ऋग्वैदिक एज का जन्म हम मान सकते हैं सभ्यता कब हुआ था, लगभग 3500 वर्ष पूर्व। ये आपने पढ़ लिया है, बोलो। इस समय जो राजा होते थे कैसे होते थे, इस समय के राजा जनता द्वारा या जन
या कुछ लोगों के समूह द्वारा क्या होते थे, चुने जाते थे। ओके, कुछ लोगों के समूह द्वारा चुने जाते थे, इसको हम पीछे पढ़ चुके हैं ना, समूह द्वारा चुने जाते थे। ओके, और ये राजा टैक्स नहीं लेते थे, ये राजा कर नहीं लेते थे, ये राजा टैक्स नहीं लेते थे। साथ ही साथ इस राजा के पास कोई बड़ी राजधानी नहीं थी और ना ही बड़े महल थे। ठीक है, कोई राजधानी नहीं होती थी और ना ही बड़े कोई महल होते थे। जैसे आज के राजा यानी मुगल काल के विषय में पढ़ेंगे, है ना, या अशोक के समय पढ़ेंगे, जो राजा हैं इनके बड़े बड़े महल थे। ठीक है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं ऋग्वैदिक एज, तो यहाँ पर जो सरदार होता था वही राजा होता था। ठीक है, वह कौन बनता था, जो व्यक्ति कुशल होता था। ठीक है, और इनके पास सेना भी नहीं होती थी युद्ध करने के लिए। क्या नहीं होती थी, सेना नहीं होती थी। बताओ यहां तक स्पष्ट है? ये तो बात हो गई ऋग्वैदिक एज की। कब की बात है? ऋग्वैदिक एज की। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे लोग अश्वमेध यज्ञ करने लगे। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ हम पढ़ेंगे क्या होता है पहले, ठीक है ना। तो अश्वमेध यज्ञ क्या होता है इसको समझेंगे। तो इसमें लिखा गया है, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, यानी एक घोड़े को कोई राजा क्या करता था, छोड़ देता था। ठीक है, और छोड़ देने के बाद आगे बताया गया, देखो, इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका। यदि दूसरे राजा के क्षेत्र में गया या घोड़ा, अगर दूसरे राजा ने क्या करा, इसको रोक दिया, तो क्या होगा, तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करनी पड़ती थी। ओके, आगे दिया गया, अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया, अगर उन्होंने क्या कर दिया, घोड़े को जाने दिया, तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, उनसे ज्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। यहां तक स्पष्ट है? देखो हम क्या समझेंगे, अश्वमेध यज्ञ क्या होता था। ठीक है ना, अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, अश्वमेध क्या होता है, घोड़ा होता है। अश्व आप लोग संस्कृत पढ़े होंगे, अश्वमेध क्या होता है, घोड़ा होता है। इसमें क्या है, एक राजा क्या करेगा, एक जो राजा है, जो शक्तिशाली राजा होगा तभी तो घोड़े को छोड़ेगा, युद्ध करने के लिए वो रेडी है। जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है वो राजा क्या होगा, शक्तिशाली है, और दूसरे राजाओं से क्या है, युद्ध के लिए तैयार है, तो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। ठीक है, तो एक मान लेते हैं कोई शक्तिशाली राजा है, क्या है, शक्तिशाली राजा है, और ये क्या कर रहा है, यज्ञ कर रहा है। कौन सा, अश्वमेध यज्ञ। ओके, इसने क्या करा, अपने एक घोड़े को छोड़ दिया। ठीक है, अपने एक घोड़े को छोड़ दिया। यहां पर मान लेते हैं कोई एक राजा है, ठीक है, और यहां पर मान लेते हैं कोई एक राजा है। ठीक है, अपने घोड़े को छोड़ दिया। अगर घोड़ा किसके साथ छोड़ेगा, अपने सैनिकों के साथ, कुछ लोग उसके साथ जाएंगे। ठीक है, अब घोड़ा चलते हुए यहां पर जब आया, ठीक है, अगर इस राजा ने क्या करा, घोड़े को रोक दिया, पकड़ लिया या रोक लिया, इसके बाद क्या होगा, इस राजा से इस राजा का युद्ध होगा। ठीक है, अगर नहीं पकड़ा, अगर ये समझ रहा मैं इनसे कमजोर हूं, ठीक है, इससे मैं युद्ध नहीं कर सकता, तो ये घोड़े को नहीं पकड़ेगा। जब घोड़े को नहीं पकड़ेगा तो ये मान लिया जाएगा ये क्षेत्र किसका हो गया, इस शक्तिशाली राजा का हो गया। ठीक है, अब क्या, ये घोड़ा क्या होगा, यहां से चलता हुआ यहां आया। ठीक है, अगर इसने इसको रोक लिया तो क्या होगा, इस राजा और इस राजा में क्या होगा, युद्ध होगा। अगर नहीं रोका, अगर ये समझ रहा कि ये ज्यादा शक्तिशाली राजा है और इसने नहीं रोका, तो क्या होगा, ये भी क्षेत्र किसके अधीन हो जाएगा, इस राजा के अधीन हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि ये जो राजा है, अब अगर ये इसने रोका नहीं, इसने भी नहीं रोका, तो इन दोनों राजाओं को आमंत्रित किया जाएगा। कहां पर, अश्वमेध यज्ञ जहां पर हो रहा है, जो राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, यहां पर इनको आमंत्रित किया जाएगा, आप लोग आइए। ठीक है, और ये लोग क्या करेंगे, उपहार ले जाएंगे, किसके लिए, राजा के लिए।
ठीक है। अश्वमेध यज्ञ में आपने समझा कि इसका घोड़ा जहां जहां जाएगा, घोड़ा जहां जाएगा वो क्षेत्र किसका हो जाएगा, इस शक्तिशाली राजा का हो जाएगा। यही अश्वमेध यज्ञ है। ओके, स्पष्ट है कि नहीं? अब इस राजा का क्या हो गया, ये राजा यज्ञ कर रहा है। क्या कर रहा है? यज्ञ कर रहा है। और यज्ञ के दौरान ये अपने घोड़े को कुछ लोगों के साथ छोड़ दिया। जिन क्षेत्र में जाएगा अगर कोई राजा इसको पकड़ लेता है तो इस राजा और इस राजा में युद्ध होगा। अगर नहीं पकड़ता है तो क्या होगा, ये क्षेत्र किसके अधीन हो जाएगा, इस राजा के अधीन हो जाएगा। और इस राजा को आमंत्रित किया जाएगा, आप हमारे यहाँ आइए। ठीक है, और ये लोग क्या करेंगे, उपहार ले जाएंगे इस राजा के लिए। ये राजा शक्तिशाली है, इसका मतलब बताओ, स्पष्ट है? इतना पॉइंट अभी हमारी एनसीईआरटी बता रही है। आगे क्या बता रही है हम समझेंगे। ओके, आगे बोला है इन सभी आयोजनों में राजा का एक मुख्य स्थान होता था। यानी राजा का क्या होता था, एक मुख्य स्थान होता था। पढ़ लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। तो राजा का सहचर कौन होता था? राजा का सहचर मतलब मित्र होता है, फ्रेंड। ओके, राजा का मित्र कौन होता था? तो क्या बोला है, सारथी। सारथी का मतलब है जो राजा का घोड़ा चला रहा है। ठीक है, जो राजा के रथ को दौड़ा रहा है वही राजा का क्या है, सारथी है। तो राजा का मित्र कौन है? राजा का जो घोड़ा चला रहा है। जैसे आप अभी पढ़ेंगे बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, जब बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, गौतम बुद्ध के पढ़ते हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे चन्ना नामक क्या था, एक व्यक्ति था। जो क्या था, जो गौतम सिद्धार्थ का क्या था, सिद्धार्थ राजकुमार था ना, उसका सारथी था कि नहीं? वो उसके रथ को आगे बढ़ाता है, बोलता है ये आदमी कौन है, ये आदमी कौन है। कौन पूछता है? सिद्धार्थ। ठीक है, जो बाद में गौतम बुद्ध बना। ओके, तो सारथी कौन होता था राजा का? मित्र कौन होता था? जो घोड़ा उसका चला रहा। चलिए आगे बोला गया है, यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। गान मीन्स बताता था लोगों को कि ये राजा क्या है, बहुत शक्तिशाली है, ये राजा क्या है, बहुत जो है अच्छा इंसान है या अच्छा राजा है। ओके, इसका गुणगान कौन करता था राजा का? उसका सारथी। सारथी कौन होता था उसका? जो उसका घोड़ा चला रहा है। ओके, आगे बोला है राजा के सगे संबंधी खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। यानी जो उनकी रानियां थी, जो उनके कौन थे, उनके पुत्र थे, वो लोग क्या करते थे, वे लोग अनुष्ठान करते थे। यानी वे लोग भी कार्यक्रम में भाग लेते थे। ओके, आगे क्या बोला गया, अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। जो राजा आमंत्रित हुए हैं, यहाँ पर गए हैं, उनका कार्य क्या है, केवल जो यज्ञ चल रहा है उसको देखना। ओके, आगे क्या बोला गया है, राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान लोग उपहार लाते थे। तो ये पूछा जाएगा राजा को उपहार कौन कौन लोग लाते थे? एक तो वैश्य लाते थे, विष का मतलब वैसी है ना, वैश्य जो व्यापारी थे। साथ ही साथ इसके पहले आपने पढ़ा कि जो राजा घोड़ा को नहीं रोकता था उसको आमंत्रित किया जाता था और ये भी क्या करता था, उपहार ले जाता था। ठीक है, यानी राजा भी उपहार देता था और कौन, वैश्य। ठीक है, जो व्यापारी थे। स्पष्ट है? आगे बोला गया है जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल भी नहीं किया जाता था। अब इसमें ये भी बोला गया है पुरोहित जो थे, ठीक है, जो ब्राह्मण कह सकते थे, है ना, वे लोग क्या करते थे, वैश्य को शूद्र मानते थे। ठीक है, इतनी चीजें बताई गई। अब इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये बात कब की है, 3500 वर्ष पूर्व की बात है। ओके, अब अगर हम बात करें कब की, लगभग 3000 वर्ष पूर्व बोला है, बोला 3000 वर्ष पूर्व राजा बनने की प्रक्रिया में बदलाव होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये क्या होता है, जनपद बनता है। जनपद कब बनता है, लगभग 3000 वर्ष पूर्व। बताओ, स्पष्ट है? 3500 वर्ष पूर्व जो राजा था वो तो कुछ लोगों का एक कबीला था। ठीक है,
लेकिन अब क्या हो रहा है, कबीला क्या कर रहा है, अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। ये राजा क्या कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तो इसके दौरान क्या कर रहे हैं, इसके दौरान जो अलग अलग छोटे छोटे कबीले हैं, मान लीजिए इस कबीले का सरदार हो गया और यहाँ पर कुछ लोग हो गए, ओके। अब ये क्या हो गया, एक कबीला हो गया, फिर से ये क्या है, एक सरदार हो गया, और ये क्या हो गया, कुछ लोगों का एक समूह हो गया, इसका कबीला, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए एक सरदार ये है और कुछ लोगों का समूह है, ठीक है, एक कबीला ये हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो गया, एक राजा के अधीन हो गया, एक राजा का अधीन हो गया, जो क्या कर रहा है, शक्तिशाली राजा है, जो एक शक्तिशाली राजा है उसके अधीन हो गया। तो ये अलग अलग जन मिलकर क्या बन गए, एक जनपद बन गया। क्या बन गया, जनपद। ऐसा कब बना, जब अश्वमेध यज्ञ हुआ, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ जब हुआ तो इस प्रकार की चीजें या इस प्रकार का परिवर्तन हुआ। अश्वमेध यज्ञ क्या है आपको यहां बताया गया, बताओ यहां तक स्पष्ट है, इसको लिख लीजिए। हम पढ़ रहे थे जनपद, ठीक है ना, हम क्या पढ़ रहे थे, जनपद। तो जनपद के विषय में हम थोड़ा सा फिर से लिख लेते हैं। जनपद, आपने जनपद में क्या पढ़ा, ये प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई, राजा बनने की प्रक्रिया, या राजा बनने की प्रक्रिया में बदलाव कब प्रारंभ हुआ, 3000 वर्ष पूर्व। बताओ यहां तक स्पष्ट है। आपने समझा कि अभी तक इसके पहले एक राजा होता था, ठीक है, यहाँ पर गणतंत्र होता था, यानी कोई भी व्यक्ति जो कुशल हो, जो साहसी हो, वो इन समूहों द्वारा राजा सरदार चुना जाता था, है ना, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग कबीले थे, क्या थे, अलग अलग कबीले थे, अलग अलग ग्रुप थे या समूह थे, ठीक है। इन समूहों में अगर कोई व्यक्ति एक शक्तिशाली होता, ठीक है, वो क्या करता, अश्वमेध यज्ञ करता, और उस अश्वमेध यज्ञ के दौरान एक कंप्लीट क्षेत्र किसके अधीन हो जाता, एक शक्तिशाली राजा के अधीन हो जाता, और ये कंप्लीट क्या कहलाया, जनपद। क्या कहलाया, जनपद। बताओ यहां तक स्पष्ट है। और आपने इधर पढ़ रहा था क्या, अश्वमेध, यहां आपने पढ़ा था अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, ओके। अश्वमेध यज्ञ में आपने समझा कि कोई भी एक राजा होता था, कोई राजा होता था जो किस पर बैठता था, एक सिंहासन पर, ठीक है, एक किस पर बैठा था, एक बड़े से सिंहासन पर बैठता था, ठीक है। मानते हैं इस प्रकार से कोई सिंहासन इसका, और बोला गया सिंहासन कैसा है, यहां पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ओके, ठीक है, सिंहासन में, ठीक है। इस बड़े सिंहासन में एक व्यक्ति बैठा है, और सिंहासन किसका है, बाघ की खाल, ऐसा लिखा गया है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जब अश्वमेध यज्ञ कोई राजा करता था तो किस प्रकार के सिंहासन पर बैठता था, तो बाघ की खाल की सिंहासन पर, है ना। अब यहाँ पर छोटे छोटे राजा को, जो लोग घोड़े को पकड़े नहीं, डर रहे थे, ये शक्तिशाली राजा है, वो लोग को क्या करा गया, आमंत्रित किया गया। ये लोग क्या है, यहाँ बैठे हुए हैं, और यहाँ पर मानते हैं क्या है, अश्वमेध यज्ञ। मान लीजिए इस प्रकार से यज्ञ होता है, तो समझने के लिए, है ना, याद करने के लिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई यज्ञ हो रहा है, ठीक है। और ये क्या, छोटे छोटे राजा है, अलग अलग कबीले के राजा यहाँ पर क्या है, बैठे हुए। बताओ स्पष्ट है। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये राजा यहाँ पर आकर बैठते थे, पुरोहित क्या करते थे, अनुष्ठान कराते थे, और उनके परिवार के जो पुत्र थे, ठीक है ना, और रानियां भी क्या कराती थी, अनुष्ठान, ओके। ये यहाँ पर क्या चल रहा है, अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। साथ ही साथ बताया गया, राजा जो अश्वमेध कर रहा है उसका, या शक्तिशाली राजा का जो सारथी होता था, ठीक है, वही उसका क्या होता है, सहचर। सहचर मीन्स होता है मित्र, ठीक है। तो शक्तिशाली राजा का मित्र कौन होता था, मित्र की बात करेंगे, इसका कौन होता था, सारथी। सारथी का मतलब ये है जो इसके घोड़े को चलाता था, उसी को सारथी कहते हैं ना। तो इसके रथ को जो चलाता होगा उसी को सारथी कहते थे। तो इसका मित्र था, और मित्र क्या करता था, इसका गुणगान करता था, ओके, गुणगान करता था कि ये क्या है, शक्तिशाली राजा है, इसका घोड़ा जहां जा रहा जाने दीजिए, ओके, और आप लोग इसकी अधीनता स्वीकार करिए। तो यहां से एक क्या बना, जनपद बना। बताओ स्पष्ट है, इतनी चीजें याद हो जाएगी। अब इसमें जनपद में और भी चीजें पढ़ते हैं, क्या क्या दिया गया है एनसीईआरटी में, ओके। लिखा इसमें, महायज्ञों को कराने वाले राजा
अब जन के राजा ना होकर, महायज्ञों को कराने वाले राजा अब एक जन के राजा ना होकर, जैसे एक यहाँ पर एक जन के राजा थे कुछ लोगों के समूह के, अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। अब एक कौन से राजा माने जाने लगे? जनपदों के राजा। बताओ स्पष्ट है? जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? जन के बसने की जगह। तो यहां पर हम लिख लेंगे जन के बसने की जगह को क्या कहा गया? जनपद। बताओ स्पष्ट है? इसका शाब्दिक अर्थ है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, अभी हम लिखा रहे हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण जनपद आगे पढ़कर हम लिखा रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। पुरातत्वविदों ने जमीन के अंदर खुदाई करी तो यहाँ पर अलग अलग स्थान मिले। ठीक है, दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा जो कि उत्तर प्रदेश में है ना, इनमें प्रमुख है। प्रमुख स्थान 3 बताया गया। एक क्या है? जो खुदाई हुई। ठीक है, खुदाई के बाद क्या मिला? जनपद मिले। ठीक है, खुदाई के बाद बहुत सारे जनपद मिले। पुरातत्वविदों ने खुदाई करी जिसमें 3 महत्वपूर्ण जनपद के नाम भी बताए गए हैं। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण जनपद में जो पहला नाम क्या है? फर्स्ट नेम क्या बताया गया है? जो दिल्ली में है उसका नाम क्या है? पुराना किला। इसे पुराना किला के नाम से जानते हैं। ओके, कहां पर है? दिल्ली में। बताओ स्पष्ट है? दूसरा जो जनपद मिला, आपसे पूछेगा 3 इनमें से कौन 3 जनपद हैं, है ना? आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा अलग अलग नाम। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पुराना किला एक जनपद है। ठीक है, और दूसरा क्या है? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर क्या है? जनपद है जो कहां पर है? मेरठ में है। और मेरठ के कहां पर? उत्तर प्रदेश, हमारे यूपी में है। ओके, और फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड क्या बोला है? थर्ड अतरंजी खेड़ा। थर्ड जो नाम है क्या है? अतरंजी खेड़ा। 3 जनपद का नाम याद रखेंगे क्योंकि जो एनसीईआरटी में दिया है वही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो ये 3 जनपद कौन कौन से हैं? बोला है 3 जनपद प्रमुख थे। ओके, पुराना किला जो दिल्ली में है, हस्तिनापुर जो यूपी में है, अतरंजी खेड़ा ये कहां पर है? यूपी में है ना? एटा यूपी में है, तो यहाँ पर एटा लिख देते हैं। एटा यूपी में है। ओके, कहां पर है? तो गंगा और यमुना नदी के आसपास ये स्थान पाए गए। ओके, हस्तिनापुर भी और अतरंजी खेड़ा भी। ओके, बताओ यहां तक स्पष्ट है? यहां तक चीजें क्लियर है? अब इसके बाद आगे क्या बताया गया है? इसमें आगे बोला गया है खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। ठीक है, खुदाई के बाद क्या पता चला? ये कहां पर रहते थे? खुदाई के बाद पता चला कि ये झोपड़ी में रहते थे। किसमें? झोपड़ी में रहते थे। और साथ ही साथ किसको पालते थे? मवेशी। ठीक है, यहां पर लिखेंगे ये मवेशियों को क्या करते थे? मवेशियों को पालते थे और अन्य जानवरों को भी पालते थे। मवेशी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना? बताओ, मवेशी का मतलब गाय, भैंस, बकरी, भेड़, है ना? पालतू जानवर आप समझ लेंगे, जानवर। अन्य जानवर में जो जंगली जानवर है ना? ठीक है, अन्य जंगली जानवर भी पालते थे ये लोग। अन्य जंगली जानवर के क्या मिले? साक्ष्य मिले। ओके, स्पष्ट है? मवेशियों का मतलब जो दूध देती हैं, जिससे भोजन प्राप्त होता है, वो उस प्रकार के जानवर। ओके, तो मवेशी भी पालते थे और अन्य जानवर भी पालते थे। कौन? जनपद के लोग। कब की बात हो रही है? आज से 3000 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। ओके, 3 प्रमुख जनपद मिले हैं खुदाई के बाद, पुराना किला, हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा। पुराना किला कहां पर है? दिल्ली में। हस्तिनापुर कहां पर है? मेरठ में। अतरंजी खेड़ा कहां पर है? एटा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। बताओ यहां तक स्पष्ट है? इसमें तीसरा पॉइंट जो महत्वपूर्ण है, ये जो किस प्रकार की खेती करते थे। ठीक है, तो यहां पर हम सी लिख लेंगे, यहां स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, सी पॉइंट हम लिखेंगे
ठीक है, तो सी पॉइंट हम क्या लिखेंगे, तो इसमें बताया गया है वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसल उगाते थे। अब देखो हमने पहले ही बताया गया है, यहाँ पर सी लिखेंगे, इस प्रकार से सी लिखेंगे। ये रोटी के लिए क्या, गेहूं और जौ, कृषि में यहाँ सी क्या है, कृषि। कृषि क्या करते थे, कृषि में एक तो हो गया इसका फर्स्ट गेहूं और जौ। गेहूं और जौ से क्या मिलेगा, रोटी। उसके बाद धान चावल का मतलब वही है, धान ही है ना, तो हमारा ये चावल की व्यवस्था थी, धान की व्यवस्था थी, ठीक है, रोटी हो गई और चावल हो गया, और दाल भी बोला है ना इसमें, दालें। तो तीसरा हम लिखेंगे क्या, दाल भी क्या करते थे ये लोग, कृषि दाल की करते थे। ओके, साथ ही साथ तिल और सरसों, चौथा क्या है, तिल और सरसों। ऑयल की भी आवश्यकता है अच्छी दाल बनाने के लिए, तो ये यानी रोटी, चावल, दाल और तेल। तेल में तिल और सरसों का तेल था, दाल में केवल दाल लिखा है, धान में दान की वैरायटी नहीं है। कौन सी दाल थी, 6444 गोल्ड था या कौन सा था। ओके, इसके अलावा गेहूं और जौ ये भी है। ओके, इतने इसके साथ साथ और एक नया पॉइंट जुड़ा है इसके साथ, ठीक है। तो आपसे पूछेगा आरंभिक लोग या कब जो है गन्ने की खेती प्रारंभ की है, इसमें गन्ना भी है। ओके, तो इसमें हम याद रखेंगे 5th पॉइंट है गन्ना। क्या, गन्ने की भी खेती करें ये लोग। किस प्रकार की खेती करें हैं, गन्ने की। तो ये अभी तक गन्ने की खेती नहीं हुई थी। ओके, तो गन्ने की खेती सर्वप्रथम कब हुई, जनपद काल के समय में। ओके, 3000 वर्ष पूर्व। ओके, स्पष्ट है नहीं। तो गन्ने की खेती कहां पर हुई, जनपद में हुई, और जनपद में 3 प्रमुख स्थान कहां पर मिले हैं खुदाई के बाद, पुराना किला और हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा। पुराना किला कहां पर है, दिल्ली में। हस्तिनापुर कहां पर है, मेरठ उत्तर प्रदेश में। अतरंजी खेड़ा कहां पर है, एटा उत्तर प्रदेश। यहां तक बताइए स्पष्ट है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो पढ़े हैं। इसके बाद क्या है, महाजनपद है, ठीक है, और क्या है, वर्ण व्यवस्था, ठीक है। तो एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। जनपद में हमने क्या क्या पढ़ा। तो जनपद की बात करेंगे तो लगभग 3000 वर्ष पूर्व राजा बनने की प्रक्रिया में बदलाव हुआ। 3000 वर्ष पूर्व राजा बनने की प्रक्रिया में क्या हुआ, बदलाव हुआ। तो बदलाव कैसा हुआ, पहले कुछ लोगों के समूह को राजा चुन लिया जाता था, जिसे कबीला कहा जाता है। ओके, तो इन राजाओं के पास सेना नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब यहां पर क्या हुआ कि अश्वमेध यज्ञ कराया गया। कौन सा यज्ञ कराया गया, अश्वमेध यज्ञ। तो मान लीजिए इसमें से कोई शक्तिशाली राजा रहा होगा, है ना, उसने क्या कराया, अश्वमेध यज्ञ कराया। और यज्ञ कराते समय वो कहां पर बैठ गया, एक बड़े से सिंहासन बैठ गया। सिंहासन कैसा था, बाघ की खाल का। ओके, अब इस पर बैठ गया है, ठीक है। और इस पर बैठने के बाद क्या करा, अपना घोड़ा छोड़ दिया। ओके, घोड़ा जिस जिस क्षेत्र में गया, इस क्षेत्र में गया घोड़ा, इस क्षेत्र में गया, ठीक है, इस क्षेत्र में गया, तो ये तीनों क्षेत्र क्या हो गए, एक राजा के अधीन हो गया। ओके, अगर ये व्यक्ति राजा, यह राजा जो है घोड़े को पकड़ लेता तो ये माना जाता कि इनके और जो राजा अश्वमेध यज्ञ करा रहा है दोनों के बीच युद्ध होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, इसने घोड़े को नहीं पकड़ा, तो इसका मान लिया गया कि यह इसकी अधीनता, जो शक्तिशाली राजा है उसकी अधीनता स्वीकार कर लिया। इसके बाद क्या करता है, इन राजाओं को आमंत्रित किया जाता। तो ये राजा यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, आमंत्रित किया गया। ओके, और ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके लिए कुछ उपहार लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं, उपहार, ठीक है। जैसे हम मुगल काल को पढ़ते हैं, तो मुगल काल में, मुगल कालीन जब राजा शक्तिशाली थे, तो ब्रिटिश जब आए थे इनके लिए क्या लाते थे, उपहार लाते थे कि हमको जो है क्या करिए, मौका दीजिए, किसके लिए, व्यापार करने के लिए। ओके, वैसे ये लोग भी अब क्या करे हैं, उपहार लेकर गए हैं शक्तिशाली राजा के पास। ओके, यहां तक बताओ स्पष्ट है। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा का सारथी ही उसका मित्र होता था। सारथी मतलब जो घोड़ा चलाता था, सारथी ही उसका सहचर होता था। सहचर लिखा है, सहचर का मतलब मित्र समझेंगे। ओके, और यह सहचर क्या करता है, इन राजा का गुणगान करता था, ठीक है, कि ये बहुत शक्तिशाली राजा हैं। ठीक है, बताओ यहां तक स्पष्ट है। अब जो जनपद है, जनपद की जानकारी हमको 3 स्थान से मिलती है, मतलब बहुत सारे स्थल मिले हैं खुदाई के बाद, लेकिन जो पुरातत्ववेत्ता है 3 स्थल को प्रमुख बताए हैं। कौन कौन से, पुराना किला, हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा।
पुराना किला कहां पर है? दिल्ली में। हस्तिनापुर कहां पर है? मेरठ में। अतरंजी खेड़ा कहां पर है? एटा में, उत्तर प्रदेश में। ये दोनों है। ओके, अब देखो ये जो जनपद के लोग थे ये मवेशियों को पालते थे। मवेशी मतलब जो दूध देती हैं ऐसे जानवर, ओके, जो उपयोग में लाते हैं ऐसा दूध, है ना। और अन्य जानवर भी ये लोग क्या करते थे? पालते थे। स्पष्ट है। इसके अलावा कृषि में क्या करते थे? रोटी यानी गेहूं और जौ, चावल में धान और दालें, साथ ही साथ ऑयल भी था, तेल भी था, तिल और सरसों का। और साथ ही साथ एक नई फसल की खेती ये लोग करते थे। कौन से? गन्ने की खेती। बताओ यहां तक स्पष्ट है। इसके बाद हम जनपद महाजनपद और वर्ण व्यवस्था को समझेंगे। इतनी बातें क्लियर है? इसको राइट कर लीजिए। जनपद के बाद इसमें क्या दिया है? वर्ण व्यवस्था दिया, वर्ण। ओके, तो पहले हम वर्ण व्यवस्था में क्या की चीजें बताई गई उसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? महाजनपद। ओके, 16 महाजनपद के विषय में उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो वर्ण के विषय में इसमें क्या बताया गया हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। एक बॉक्स में बताया गया है अलग से, ठीक है। लिखा है इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए, कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। सबसे पहले कौन सा, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद जब रचना हुई तो उसे बोला जाता है ऋग्वैदिक काल, ठीक है। इसके बाद जो रचना हुई, ठीक है, कौन कौन से 3 ग्रंथ की रचना हुई? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना। ये जो 3 वेद है बाद में रचना हुई, इन तीनों वेदों को क्या बोला गया? उत्तर वैदिक ग्रंथ। बताओ स्पष्ट है। इसमें लिखा गया है इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। अन्य ग्रंथ में बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, ओके, जैन धर्म के ग्रंथ हैं, ओके। आगे बोला गया है पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। यानी विभिन्न प्रकार से पूजा पाठ कैसे करना है, रीति रिवाज क्या है, उसके विषय में किसने बताया है? पुरोहित बताए हैं, ठीक है। किसमें? इन तीनों वेदों में, यानी उत्तर वैदिक काल के जो भी ग्रंथ हैं उसमें बताया गया है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। सामाजिक नियम के विषय में किसमें बताया गया है? तो आपको ऑप्शन रहेगा उत्तर वैदिक ग्रंथ, है ना, या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ए सही, बी सही, सी सही, डी सही। तो हमको पता होना चाहिए कि 3 चीजों में बताया गया जो ऋग्वैदिक काल के बाद आया है, ओके। तो इसमें एनसीईआरटी के तहत यही आंसर होगा, ओके। सामाजिक नियम के बारे में किसमें बताया गया है? उत्तर वैदिक ग्रंथ जो थे। बताया तक स्पष्ट है। आगे पढ़ते हैं। यानी इसमें सामाजिक नियम के विषय में बताया गया। तो यहाँ हेडिंग बनाते हैं क्या? यहाँ ऐसे लिखते हैं ग्रंथ के विषय में अगर हम बात करेंगे तो ग्रंथ को 4 ग्रंथ थे, वैदिक ग्रंथ थे ना। एक जो ग्रंथ था उसका नाम क्या था? ऋग्वेद। इस समय क्या बोला गया? ऋग्वैदिक काल। बताओ स्पष्ट है। इसके बाद जो 3 ग्रंथ हैं कौन कौन से? सामवेद और यजुर्वेद, या पहला है सेकंड, यजुर्वेद और तीसरा अथर्ववेद। ये तीनों वेदों में क्या बताया गया? ये उत्तर वैदिक ग्रंथ है। कौन से ग्रंथ हैं? उत्तर वैदिक ग्रंथ, ऐसे एनसीईआरटी में बताया है, ओके। उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं। और इस उत्तर वैदिक ग्रंथ में किसके विषय में बताया गया है? सामाजिक नियम के विषय में बताया गया है। बताओ किसके विषय में बताया गया है? सामाजिक नियम के विषय में बताया गया। बताओ यहां तक स्पष्ट है। आगे हम पढ़ते हैं। पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में, 4 वर्णों में विभाजित किया है। जो पुरोहित थे ग्रंथों की रचना उन्होंने किया। अब इसमें बताया गया पुरोहित ने लोगों को, यानी जनता को, या जो लोग थे उस समय, उन लोगों को क्या किया गया है? 4 वर्णों में विभाजित किया है जिन्हें वर्ण कहते हैं, ठीक है। सामाजिक नियम में क्या करा? वर्ण व्यवस्था में 4 भागों में लोगों को बांट दिया, जिसे क्या कहा गया? वर्ण, ठीक है। आगे क्या बोला गया है?
उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित किए थे, है ना। पुरोहित ने प्रत्येक वर्ण के क्या करे, अलग अलग कार्य निर्धारित किए थे। यहां तक बताओ स्पष्ट है। पहला वर्ण कौन सा था, ब्राह्मण, ठीक है। उनका काम वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना था, ठीक है, और साथ ही साथ यज्ञ कराना था, ठीक है। यानी ब्राह्मण का कार्य क्लियर हो गया कि नहीं। पहला वर्ण कौन सा, ब्राह्मण। ब्राह्मण का वर्ण क्या, काम क्या था, वेदों का अध्ययन और वेदों का अध्यापन, यानी पढ़ाना पढ़ना, ओके, साथ ही साथ यज्ञ कराना। बताओ यहां तक स्पष्ट है। दूसरा पॉइंट, क्षत्रिय, है ना। दूसरा वर्ण कौन सा था, क्षत्रिय, ठीक है। तो क्षत्रिय क्या करते थे, ये लोग युद्ध लड़ते थे। क्या करते थे, युद्ध लड़ते थे, ऐसे इसमें लिखा गया है, ठीक है। लिखा है दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है, ठीक है ना, क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था, ठीक है। तीसरा स्थान विश्व या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। इसमें कौन कौन आता था, कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे, ठीक है। अभी इसको हम पॉइंट पॉइंट लिख रहे हैं। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार था, यानी पुरोहित तो यज्ञ करते ही थे, यज्ञ कराते ही थे। बताओ स्पष्ट है। इसके साथ साथ क्षत्रिय जो थे और जो वैश्य थे उनको भी यज्ञ करने का अधिकार था। लेकिन आगे पढ़ते हैं। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था, यानी चौथा स्थान किसका था, शूद्रों का। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था, यानी वर्णों का काम क्या था, शूद्रों का कार्य क्या था, अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना, ठीक है। ऐसा एनसीईआरटी में लिखा गया। आगे क्या बोला गया है, इसका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था, इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। अब इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैंने बताया सामाजिक नियम के विषय में उत्तर वैदिक ग्रंथ में बताया गया है, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो अब इस सामाजिक नियम में वर्ण व्यवस्था के विषय में बताया गया है। किसके विषय में बताया गया है, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे तो वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, 4। पहला कौन सा था, ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण का कार्य क्या था, वेदों का अध्ययन और यज्ञ करना, अध्यापन हो गया ना, और यज्ञ करना, ठीक है। ये ब्राह्मण का कार्य हो गया, पढ़ने लिखने वाला कार्य, ओके। दूसरा कार्य दूसरा जो वर्ण था वो उसका क्या नाम था, क्षत्रिय। क्षत्रिय किसे कहते थे, जो शासक होते थे, जो शासक होते थे उन्हें क्या कहा गया, क्षत्रिय, ठीक है। इनका कार्य क्या था, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। यहां पर लिख लेंगे, इनका कार्य था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना, लोगों की रक्षा करना। बताओ स्पष्ट है। अब तीसरा जो वर्ण था उसका क्या नाम था, वैश्य। अब वैश्य में कौन कौन थे, कृषक थे, पशुपालक थे और व्यापारी थे। कृषक, पशुपालक और व्यापारी कौन थे, वैश्य थे। 3 ही पॉइंट था ना, इनमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी 3 पॉइंट था ना। कृषक, पशुपालक और व्यापारी वैश्य थे। चौथा कौन था, शूद्र। अंतिम स्थान किसका था, शूद्रों का था, जिनका काम इन तीनों वर्णों का या तीनों वर्णों की सेवा करना, सेवा करना। स्पष्ट है। इन तीनों वर्णों की क्या करना, सेवा करना। यानी जैसे जो लोग इनके यहाँ घर पर काम करते थे, है ना, या अनेक प्रकार के जो काम होते हैं घर के या बाहर के, तो इनकी सेवा करने के रूप में इनको दर्शाया गया। बताओ स्पष्ट है। तो वर्ण व्यवस्था में वर्णों को कितने भागों में पुरोहितों ने बांटा था, 4। बताया ब्राह्मण का कार्य क्या है, वेदों का अध्ययन करना और यज्ञ कराना।
क्षत्रिय कार्य क्या है? क्षत्रिय शासक होते थे, ये युद्ध करते थे और लोगों की रक्षा करते थे। वैश्य का कार्य क्या है? कृषक और पशुपालक व्यापारी, ये लोग क्या थे? वैश्य थे। शूद्र का कार्य क्या था? शूद्र कार्य इन तीनों वर्णों की सेवा करना। अब इसमें साथ ही बताया गया है कि इसमें जो क्षत्रिय और वैश्य थे, जो क्षत्रिय और वैश्य ये तो यज्ञ करते ही थे, क्षत्रिय और वैश्य को भी यज्ञ करने का अधिकार था, यज्ञ करने का अधिकार था। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं अलग से। यहां पर आपसे पूछा जाए यज्ञ करने का अधिकार किसको था, किसको नहीं था। ठीक है, तो यज्ञ करने का अधिकार किसको था? तो यहां पर लिखेंगे ब्राह्मण को था। बोलो, स्पष्ट है? क्षत्रिय को भी था और तीसरा वैश्य को भी था। इन तीनों को यज्ञ करने का अधिकार था। यज्ञ करने का अधिकार किसको नहीं था? अधिकार किसको नहीं था? यज्ञ करने का अधिकार किसको नहीं था बताओ? शूद्र और महिलाओं को। ठीक है, शूद्र और शूद्रों को और महिलाओं को भी यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपसे आपको ऑप्शन दिया जाएगा इनमें से किसको यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। 5 पॉइंट दे दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, महिला, है ना। केवल शूद्र सही है ना, शूद्र और महिला दोनों सही है कि सभी गलत है? तो आपको पता होना चाहिए शूद्रों को भी यज्ञ करने का अधिकार नहीं था और साथ ही साथ महिलाओं को भी यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, चाहे वो किसी भी वर्ड से रिलेटेड हो। स्पष्ट है यहां तक? वर्ड व्यवस्था में यहां तक की चीजें क्लियर हैं? आगे इसमें दिया है उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। कुछ कृषक और व्यापारी, कुछ कृषक और व्यापारी। कृषक, वैश्य में कौन कौन नाम है? कृषक और व्यापारी, जिसके पास जमीन होती थी, कृषक और व्यापारी। साथ ही साथ जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे तो वैभवशाली थे ही। यानी ये 3 प्रकार के लोग, कृषक और व्यापारी जो शूद्र वैश्य में हैं, और ये दोनों लोग, ये लोग क्या थे? धनवान थे। स्पष्ट है नहीं? धनवान के विषय में जिक्र किसका किसका आया है? धनवान कौन था? बोलो, धनवान था कृषक और व्यापारी, ये लोग धनवान थे। ठीक है, और धनवान कौन नहीं था, कौन निर्धन था? निर्धन की बात करेंगे तो कौन था? इसमें आगे दिया है। ठीक है, इसमें आगे दिया गया है दूसरी ओर पशुपालक। पशुपालक अब निर्धन हो जाएंगे ना। पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी, भोजन संग्राहक, ये सभी क्या थे? निर्धन थे। तो यहां लिखेंगे पशुपालक, पशुपालक और शिकारी, शिल्पकार। शिल्पकार मतलब जो पेंटिंग करते हैं, जो है ना, जो क्या करें, जो पत्थर को काट कुछ नया बनाते हैं, शिल्पकार, शिल्पकार। ये सब क्या थे? निर्धन थे। बताओ, स्पष्ट है? तो धनवान कौन था? धनवान तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों थे, लेकिन वैश्य में पशुपालक क्या थे? गरीब थे, निर्धन थे। बाकी शूद्र में हम कह सकते हैं जो शिल्पकार होते थे वो शूद्र कहलाते थे। ओके, शिकारी क्या थे? शूद्र थे। ये लोग क्या थे? निर्धन थे। बताओ, स्पष्ट है? यहां तक की चीजें क्लियर हैं? बोलो। अब आगे देखो क्या दिया गया है। आगे दिया गया है, यहां तक स्पष्ट है ना? एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ग्रंथ के विषय में बात करेंगे। एक तो हमारा प्राचीन सबसे ग्रंथ है जो ऋग्वेद है ना। इस समय बोला गया ऋग्वैदिक काल। ठीक है, इस समय क्या बोला गया? ऋग्वैदिक काल। इसका समय पीरियड भी लिख सकते हैं 3500 से लेकर, या ऐसे लिख सकते हैं बीसी के रूप में लिखेंगे 1500 से लेकर 1000 बीसी तक।
ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से 1000 वर्ष पूर्व तक ऋग वैदिक काल था। उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से लेकर 600 BC तक था। ओके, स्पष्ट है। इसमें कौन से ग्रंथ आते हैं? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ओके, इन ग्रंथों को उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया। बताओ, स्पष्ट है। अब इसमें उत्तर वैदिक ग्रंथ में सामाजिक नियम के विषय में बताया गया है। किसने बताया? पुरोहित ने बताया। ओके, और बताया कि वर्ण व्यवस्था, किस प्रकार की वर्ण व्यवस्था बताई कि 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था बताई गई, जिसमें पहला क्या है? ब्राह्मण। ठीक है, दूसरा ब्राह्मण का कार्य क्या है? वेदों का अध्ययन और यज्ञ करना। दूसरा कौन है? क्षत्रिय। क्षत्रिय का कार्य क्या है? शासक थे ये लोग और युद्ध करते थे, लोगों की रक्षा करते थे। ठीक है। वैश्य का कार्य क्या है? कृषक थे, पशुपालक थे, व्यापारी थे। 3 पर कृषक खेती करने वाले, पशुपालक गाय भैंस पालने वाले, और बिजनेसमैन, है ना, यानी कुछ क्रय विक्रय करने वाले, तो ये वैश्य थे। शूद्र कौन था? जो इन तीनों वर्णों की सेवा करता था। बताओ, स्पष्ट है। इनमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में किसको यज्ञ करने का अधिकार था? तो ब्राह्मण को भी था, क्षत्रिय को भी था, वैश्य को था। ये तीनों लोग क्या कर सकते थे? यज्ञ कर सकते थे। लेकिन यज्ञ करने का अधिकार किसको नहीं था? शूद्रों को नहीं था और महिलाओं को नहीं था। बताओ, स्पष्ट है। इसके अलावा कौन कौन लोग धनवान थे? तो ब्राह्मण धनवान थे, क्षत्रिय धनवान थे, वैश्य में केवल कृषक और व्यापारी धनवान थे। कृषक और व्यापारी धनवान थे, यानी पशुपालक क्या थे? निर्धन थे। पशुपालक निर्धन थे, और शूद्र में जो शिल्पकार थे, शिकारी थे, ये तमाम लोग क्या थे? निर्धन थे। बताओ, यहां तक स्पष्ट है। आगे पढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है ना। पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। पुरोहित ने अब जो ये वर्ण बताया है, मैंने बताया था उत्तर वैदिक काल में क्या बताया गया कि जो एक कार्य है ये जन्म के आधार पर हो गया। ठीक है, यानी ये जो वर्ण है इसकी व्यवस्था कैसे है? जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। लेकिन अगर ऋग वैदिक काल पढ़ते हैं तो वहां पर कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता था। ठीक है, जो व्यक्ति समान रूप से सभी लोग एक कबीले में रहते थे, जो व्यक्ति कौन कार्य करता? वेदों का अध्ययन करता, उसे ब्राह्मण कहा जाता। ओके, जो व्यक्ति युद्ध में जाता, सेना में भाग लेता, उसे क्षत्रिय कहा जाता। ठीक है, और जो लोग व्यापारी करते या कृषक कार्य करते उसे वैश्य कहा जाता। जो लोग इन तीनों कार्य को नहीं करते थे, ठीक है, दूसरे कार्य करते थे या इन लोगों के कार्य में मदद करते थे, ठीक है, उन्हें क्या कहा गया? शूद्र कहा गया। ठीक है, उस समय लोग फ्री थे, है ना, ऐसे बोला गया है ऋग वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक ग्रंथ बताया गया है, पुरोहित ने इसको क्या बता दिया? जन्म के आधार पर ऐसे ही होगा। जो राजा है उसका पुत्र राजा बनेगा। आपने पीछे पढ़ा था कि राजा जो कुशल होता था ऋग वैदिक काल में, ठीक है, जो कुशल होता था, जो साहसी होता था, उसी को राजा बनाया जाता था। यहां तक स्पष्ट है ना। अब इसके बाद क्या है, आगे पढ़ते हैं। ये पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण का माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक, शिकारी, शिल्पकार और भोजन संग्राहक, ठीक है, ये क्या माने गए? अछूत। तो यहां तक बताओ, स्पष्ट है। तो अछूत के विषय में जो बताया गया, हम इसको इरेज करके लिख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। इसमें एक शब्द आ रहा है अछूत, ठीक है। अछूत शब्द कहां से आया? वर्ण व्यवस्था में हमको मिल रहा है, तो इसको हम समझ लेते हैं। अछूत शब्द कहां से आया? ओके, अछूत, हमको एक शब्द क्या मिला है? अछूत, ठीक है। अछूत शब्द कहां से आया, इसको हम समझेंगे। ओके, अछूत शब्द कहां से आया, इसको हम क्या करेंगे? समझेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ओके, इसमें बताया गया है, फिर से हम पढ़ लेते हैं। पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। जैसे हमने बताया भी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का कार्य क्या? वेदों का अध्ययन, और क्षत्रिय का कार्य क्या? युद्ध करना, है ना, और वैश्य का कार्य क्या? व्यापार करना, पशुपालन करना, कृषक। ओके, और शूद्र का कार्य क्या था? इन तीनों को लोगों की सेवा करना, यानी अन्य कार्य करना, ठीक है। अब इसके बाद जो है, इसमें एक नाम आ रहा है, एक शब्द आ रहा है अछूत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान को ब्राह्मण
कहलाई। ओके, बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्णों में कुछ शिल्पकार, अछूत वर्णों में किसका नाम आता है? पहला पॉइंट लिख लेंगे, शिल्पकार। अछूत किसको माना गया? शिल्पकार, यानी जो लोग शिल्पकार करते, यानी जो लोग चमक देते हैं किसी चीज पर। जैसे मान लीजिए कोई पत्थर है, उस पत्थर में कोई डिजाइन बना रहे हैं, उनको क्या मान लिया गया? अछूत मान लिया गया, शिल्पकारों को। ओके, आगे क्या कौन है? शिकारी। जो लोग शिकारी थे, शिकारी का मतलब समझ रहे हैं? यानी जो शिकार करके भोजन का संग्रह करते थे, उन लोगों को क्या मान लिया गया? अछूत मान लिया गया। भोजन संग्राहक तथा भोजन संग्राहक, जो लोग भोजन को इकट्ठा करते थे, उन लोग क्या मान लिया गया? बोलो, अछूत मान लिया गया। आगे किसका नाम है? साथ ही इनमें वे लोग भी आते हैं जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। जो शवों को, यानी मृतकों को क्या करते थे? जो शवों को क्या करते थे? शवों को जलाते थे या दफनाते थे, या दफनाते थे, उनको क्या मान लिया गया? अछूत मान लिया गया। 3 पॉइंट क्लियर है? अछूत एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किसको मान लिया गया? जो लोग शिल्पकार थे, जो लोग पत्थरों में डिजाइन बनाते थे, उनको अछूत मान लिया गया। जो लोग शिकार करके अपना भोजन संग्रह करते थे, भोजन इकट्ठा करते थे, उन लोग क्या मान लिया गया? अछूत मान लिया गया। बाद में जो लोग शवों को जलाते थे या शवों को दफनाते थे, उनको क्या माना गया? अछूत। आपसे पूछेगा अछूत किसे कहा गया, तो 3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। शिल्पकार को, शिकारी या भोजन संग्रह करने वालों को, शवों को जलाने वाले को। इनमें से कोई नहीं, इनमें सभी, है ना? आपको पता होना चाहिए इनमें क्या होगा? सभी। स्पष्ट है? आगे इसमें बोला है, कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ राजा क्या कहते थे? हम पुरोहित से श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण से श्रेष्ठ हैं। ओके, कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। कुछ लोग क्या करते थे? जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वैदिक एज में कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र था और जन्म के आधार पर वर्णों का विभाजन नहीं हुआ था। जो व्यक्ति जो कार्य करता है, जो पढ़ाई का कार्य करता है, वो ब्राह्मण कहलाता। जो युद्ध करता, सेना में जाता, वो क्या कहलाता? क्षत्रिय। जो लोग व्यापार करते उन्हें वैश्य कहलाए। जो इन कार्यों को नहीं करते थे, दूसरे कार्यों की मदद करते थे, उन्हें शूद्र कहा गया। लेकिन ऐसा करने के लिए वो बाध्य नहीं थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में इसको जन्म के आधार पर पुरोहितों ने बता दिया कि जो ब्राह्मण है उसका पुत्र क्या होगा? ब्राह्मण होगा। जो राजा है उसका पुत्र राजा बनेगा। ओके, इस प्रकार से चीजें करी गई। तो जिसमें जो शूद्र थे, जो शिल्पकार थे, जो शिकारी थे, जो शवों को जलाते थे या दफनाते थे, उन्हें क्या मान लिया गया? अछूत। हालांकि इसमें बताया गया कुछ लोग इसका जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण सही नहीं मानते थे। ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव को उचित नहीं समझते थे। यानी व्यवसाय के आधार पर भेदभाव नहीं, कोई कुछ भी व्यवसाय कर सकता है, कोई किसी भी ऐसे को अपना सकता है। जैसे आज हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत में जन्म लिया हमने, है ना? स्वतंत्र भारत में हमने जन्म लिया है, तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं हम कोई एक निश्चित कार्य करें। हम डॉक्टर बन सकते हैं, हम इंजीनियर बन सकते हैं, हम आईएएस बन सकते हैं, हम पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं, है ना? कोई भी फील्ड में हम जा सकते हैं। इसके लिए हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं। ठीक है। ऐसे इसमें बता रहा कि हमारा कोई ऐसा फिक्स नहीं होना चाहिए कि हम यही काम करें, मेरा इंटरेस्ट नहीं है काम करने का, मैं दूसरा कार्य करूंगा, है ना? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सभी को राइट्स मिल गया, आपकी नहीं। लेकिन ऐसा बोला गया कब? 3000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था। बाद में इस चीजों को बदला गया, सुधार हुआ। जो बड़े बड़े समाज सुधारक थे, जैसे राजा राम मोहन राय की बात आती है ना? जैसे ईश्वरचंद्र विद्यासागर की बात आती है। जैसे आज सभी स्कूल में क्या पढ़ते, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, एक साथ क्लास पढ़ते हैं। पहले ऐसा नहीं था। आज किसी भी पति की डेथ हो जाती है तो पत्नी को नहीं जलाया जाता है, पत्नी पुनः विवाह कर सकती है ना? यानी विडो रीमैरिज की बात हुई, 1856 में एक्ट आया। ठीक है। ईश्वरचंद विद्यासागर ने क्या करा था? इसका विरोध किया था। ठीक है, कि जो पति की डेथ हो गई किसी के, तो पत्नी क्या करे? फिर से शादी कर सकती है। ओके, बताओ यहां तक स्पष्ट है?
आगे बोला गया है, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न कराने का अधिकार सबका हो। यानी कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न कराने का अधिकार सबको हो। ओके, आगे बोला गया, कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। कई लोगों ने क्या किया? छुआछूत की आलोचना की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने छुआछूत का क्या करा? आलोचना करा, है ना। और बहुत से लोग हैं ना, छुआछूत के क्या करे? भेदभाव का क्या करा था? आलोचना की थी। जैसे स्वामी विवेकानंद भी क्या कर रहे थे? जैसे धर्म के आधार पर भेदभाव, जैसे उन्होंने बताया कि जैसे अलग अलग नदियां अलग अलग रास्तों से एक समुद्र को मिलते हैं, है ना, ऐसे ही अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग अलग अलग तरीकों से एक ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। ओके, स्पष्ट है? ये आपका वर्ड व्यवस्था हो गई। ठीक है, यहां तक बताइए सभी को स्पष्ट है? इसके बाद हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। ओके, और महाजनपद काल को हम ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, कौन सा महाजनपद कहां पर स्थित है। ठीक है, और उसको याद करने का प्रयास करेंगे। यहां तक आपको पसंद आया वीडियो तो क्या करेंगे? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू।